बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जो लैंगिक भेद, हम जो एक अभियान शुरू कर रहे हैं, ये अभियान पहली बार लगभग 1 महीने तक चलेगा और इस अभियान में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये काम हो रहा है, जिसे हमारे लैंग्वेज में ये आमतौर पर NRLM कहते रहे हैं। हमें ये कहने की ज़रूरत है, हमारी बहनें भी, उनके अंदर भी आदत डालने की ज़रूरत है। मैं आज के अवसर पर दीदी को, जो साध्वी हैं, नाम जो भी रहे, साध्वी निरंजन ज्योति, लेकिन हमारी दीदी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं ऐसे भी। लेकिन आज जो ये बातें कह रही थी, वो महिलाओं के अंदर की फीलिंग को वो रख रही थी। मैं इसके लिए इन्हें धन्यवाद देता। मैं अपने भाई फगन सिंह कुलस्ते जी, जो हमारे सहयोगी हैं, कल उन्होंने 4 बार मुझे फ़ोन किया कि मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं फिजिकली शरीर मैं कहीं से जुड़ूंगा। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मोदी जी बराबर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जितना सार्थक उपयोग हो सके, आज सार्थक उपयोग करके हम लोगों के बीच में अपना संदेश देने का काम किया। हमारे सहयोगी पंचायती राज के राज्य मंत्री भाई महेश्वर कपिल पाटिल जी, और मंच पर आसीन जिनके साथ हम ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों को बढ़ाने का काम किया, वैसे सचिव नागेंद्र जी, हमारे आने वाले सचिव के रूप में 1 दिसंबर से अभी OSD, ये मोदी जी एक ऐसा काम करते हैं कि जब कोई सचिव दूसरे विभाग में जाते तो पुराने सचिव के साथ 1 महीने तक छाया के रूप में उनके साथ काम करते। लोग OSD कहता, मैं उसे कहता हूँ छाया सचिव के रूप में रहते। वैसे शैलेश जी, हमारे अतिरिक्त सचिव, एडिशनल अपर सचिव, अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी मान्यवर चरणजीत जी, जो NRLM जिसे आप आजीविका मिशन कहते हैं, इसको शुरू से इन्होंने गढ़ने बढ़ने का काम किया है, अपने रात दिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। हमारी ज्वाइंट संयुक्त सचिव के रूप में नीता केजरीवाल जी, जो महिलाओं की पीड़ा को समझ करके, महिलाओं के दुख दर्द को समझ करके, उनकी भावना को भी अपने मिशन में जोड़ने का काम करती है। आज के अवसर पर मैं राज्यों से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, पूरे देश की बहनें और जो सामने हमारी बहनें बैठी हैं, अधिकारीगण, भाईगण और पत्रकार मित्रों, ये आज इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम शुरू हुआ, जिसका चरणजीत जी ने आपको लेखा जोखा दिया। भारत अगर अपने सनातन को देखता, जिसकी चर्चा कर रही थी दीदी,
तो शायद आज मुझे, जिसे जेंडर रिसोर्स सेंटर कहते हैं, मैं कहता हूं इसे नारी चेतना केंद्र बनाए, नाम उस JRC आप रखें। लेकिन जब नारी जोड़ देते हैं तो लोगों में, भारत के अंदर, हम केवल अनुकरण न करें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा दिए गए नाम को, हम उसकी अवहेलना न करें, लेकिन जो केरल में बोला जाता वहाँ केरल JRC रहे, लेकिन नारी जुड़ा रहे, नारी चेतना रहे, चाहे जो भी रहे। तो मैं इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि दीदी ने जो कुछ कहा, फगन सिंह कुलस्ते जी ने जो कहा, दीदी ने मन की पीड़ा कहा, उनका अनुभव किया, और इनके माध्यम से कई बहनों के दिल में ये बातें लगा होगा कि जो कह रही हैं वो सही कह रहे हैं। पुरुषों के मन में भी लगा होगा कि दीदी व्यवहारिक चीजों को रख रही है। मुझे याद आ रहा था जब बैठे बैठे जब दीदी बोल रही थी, स्कूल के समय 10वीं 11वीं, उस समय कविता प्रतियोगिता हुआ। तो एक कविता, मैं कवि तो हूं नहीं लेकिन लाचारी थी, तो उस समय मैं नारी पर ही बनाया, माई से पूछ करके। मैं अबला युग युग से सहती आई प्रलाप, सृष्टि की संग सहेली हूं, मर्दों के लिए पहेली हूं, अब बदलूंगा विधान, दोनों चक्के होंगे समान। मैं उर्वशी मेनका रंभा हूं, रंचंडी दुर्गा जगदम्बा हूं। दीदी ने भी वही कहा। अगर भारत में तो दुर्भाग्य है, सनातन का नाम नहीं लोगों लें कि कई लोगों को देह में खुजली आने लगता है। सनातन संस्कार और संस्कृति की अगर हम चर्चा करते और अपने राजनीतिक व्यवस्था में उसको ढालते, तो मुझे याद आता रंचंडी दुर्गा जगदम्बा सरस्वती। हमारे यहाँ महिलाओं को कितनी ताकत दी गई है। विद्या की मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, सरस्वती की पूजा। विष्णु को नहीं कहा गया धन का मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ भी हमारी दीदी ही है भारत में। लक्ष्मी, रक्षा मंत्री कौन? दुर्गा। तो ये सनातन ने शुरू से, मैं कहता हूं विभाग को, किसे सनातन से जोड़ करके भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जरूर कहा होगा, लेकिन सनातन से जोड़ करके अगर हम इसे जमीन पर उतारने का काम करेंगे तो हमारी बहनों के अंदर एक नई चेतना जगेगी, नई उत्साह बढ़ेगा। आज दिखा रहा था सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, ये 3-4 पहलू हैं। जब मैं WHO का रिपोर्ट देखता हूं तो उसमें है कि जीवन काल में तीन में से एक महिला प्रभावित होती हैं ये लिंग आधारित हिंसा पर। ये केवल भारत नहीं, पूरे विश्व का ये रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे जो हमारे यहां राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, NCRB, इसमें भी चिंता वाली आंकड़े आते हैं। चिंता वाली आंकड़े आते हैं कि हर साल इसमें अपराधों में वृद्धि हो रही है। अगर 2020 में 56.5% से बढ़ के 64% तक हो गया,
लेकिन मैं अन्य आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि आज जो एनसीआरबी के अनुसार 2021 के वार्षिक रिपोर्ट देश में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जिसका प्रतिदिन औसत 86 आता है। ये सब इसलिए आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, दीदी के सामने, कि आपको मुकाबला करना है। और नरेंद्र मोदी, जैसा कि दीदी कह रही थी, महिलाओं के सम्मान के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है जितना देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे साक्षरता का दर हो, चाहे हरियाणा की चर्चा कर रहे थे, लिंग अनुपात का दर हो, चाहे जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया, अधिकारी से लेकर दीदी तक, अगर भारत के अंदर आधी आबादी, जिसे आज हम जेंडर कहते हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। आपने देखा कि मोदी के राज में सेना में भी महिलाओं के लिए एक विंग खुल गया, एक टुकड़ियां बन गई, एक बटालियन बन गया। फाइटर प्लेन से लेकर के, सेना से लेकर, वैज्ञानिक से लेकर के, ट्रेन का बस से लेकर, ट्रेन के चालक से लेकर, बस के चालक से लेकर, जीवन के हर क्षेत्र में। मैं तो तब खुश होता हूं जब पिछली बार, और कल परसों भी सरस मेले में मिली थी, पिछली बार इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था। एक झारखंड की बहन ने कहा, मैं केवल आत्मनिर्भर नहीं बनी हूं, और हमारे यहाँ महिलाओं द्वारा, पिता के द्वारा दहेज दिया जाता है। मैंने अपने पति को एक स्कॉर्पियो कार दहेज में दिया हूं अपनी कमाई से। दहेज सब मैं लगा दिया। यानी अर्थ अगर आ जाए तो आत्मबल होता है। कई केस में ऐसा होता है कि हमारी महिला अपराध इसलिए कि जिसकी चर्चा कार्टून के माध्यम से देखा, ठीक ही कहा, कार्टून नहीं, हमारी दीदियों में ताकत है। वो अभिनय करके एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन सकता है, और रियल उन्हीं को जिनके साथ ये घटना घटी है, वो जब अभिनय करेगी तो लोगों के दिल को छुएगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये लिंग आधारित हिंसा भेदभाव मिशन के लिए बड़ा काम उठाया। आज देश के अंदर मैं विभाग से भी कहूंगा कि भारत सरकार, राज्य सरकार सब मिलकर के महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह, चाहे महिला थाना हो, आज 10,000 से अधिक महिला थाना देश के अंदर में हुआ है। 112 हेल्पलाइन काम कर रहा है, और हम लोगों ने भी 30 राज्यों में 425 जिलों में 2,343 प्रखंड और 2,052 क्लस्टर के अंतर्गत केवल ये काम नहीं किया है, बल्कि देश में 70 लाख 80 लाख अब एसएचजी हो गया। जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, 1 लाख विलेज ऑर्गेनाइजेशन में करने ये काम चल रहा है। लगभग 6.5 लाख हमारी दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब तो मैं कहूँगा कि अगर इसमें कहीं समावेश हो तो रणचंडी दुर्गा बनाने के लिए
मार्शल आर्ट भी इनको सिखाया जाए हमारी बहनों को। जो हल्के गुस्से में मत अपने पति को मार दीजिएगा कि जब गुस्सा हो तो कभी कभी जो दूसरा करे तब, नहीं तो पता चला कि आपको अस्पताल में फिर इलाज कराना पड़ेगा। आज देश भर में लगभग 14 लाख जेंडर रिसोर्स पर्सन, जिसे मैं नारी चेतना सदस्य के रूप में ऐसी तैयार किए गए हैं। और आपने देखा कि अभी 1251 ये जो जेंडर सेंटर कहते हैं, मैं इसे नारी चेतना केंद्र मानता हूं। और 160 नए केंद्र का भी आज की तारीख में उसका हुआ है। और लगभग 3.5 लाख विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रामीण समूह हमारा है, उस समूह के माध्यम से सखी मंच का गठन किया गया है। ये सखी मंच क्या है? सखी मंच वैसे सखियों की पीड़ा को समझना, और जो हमारी उड़ीसा की बहन कह रही थी, झारखंड की बहन कह रही थी, उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, देश के अंदर में कई हजार घटनाओं को रिजॉल्व करने का, दोनों में उसका निस्तारण करने का, दोस्ती कराने का घर परिवार में, और जो बाहर के हैं उन्हें सजा दिलाने का काम किया है। ऐसे मामला लगभग 20,000 मामलों को निपटाने का काम किया है। ये छोटा नहीं है। ये महिला 20,000 मामलों को लगभग समटाने का काम किया है। मैं ज़्यादा आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये जो दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, ये दीनदयाल उपाध्याय का थीम था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कि अंतिम पायदान पे रहने वाले लोग जब तक खुशहाली के ऊंचाई पर नहीं आएंगे, तब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए इसका नाम भी हम लोगों ने रखा है दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन। आज मुझे खुशी हो रही है। इसके साथ इसमें जो आपने देखा कि सभी समाज को जोड़े हैं। मैं तो चाहता हूं इस सेंटर पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं ग्राम समूह, क्लस्टर जिसे कहते हैं ब्लॉक स्तर पर, यहाँ उस एरिया में कोई जनप्रतिनिधि होंगी, पंचायत की, असेंबली की, संसद की, कोई शिक्षिका होंगी, कोई और महिला एक्टिविस्ट होंगी, कोई सीओ वीडियो होंगी। उनको भी जब आप एक वार्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक कुछ कार्यक्रम करें, तो वैसे लोगों को बुलाएं जो उनको प्रेरणा देने का काम करें। हम समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करें, ये मेरा आग्रह है। अब उसमें कुछ हमारी बुजुर्ग महिलाएं भी होंगी, बुजुर्ग पुरुष भी होंगे, उनको भी जोड़ें। हम समाज से हम इन्हें अलग नहीं करना चाहते। हम समाज के साथ रह के इन कुरीतियों को मिटाने का काम करता हूं। केवल यही हो, बिना भय न होत प्रीत। अगर जो चर्चा दीदी ने कंडक्टर की बात की, जो हमारी दीदी ने, हमारी बहन ने पति की बात की, जहां जहां भी ये हिंसा होता है, हम तो अपनी
पीड़ा को छुपा लेते हैं, न मां से कह पाते, न समाज में कह पाते। लेकिन जब ये माहौल बनेगा, इससे बदनामी होगी, कई तरह की चर्चा होगी। मैं तो कहता हूं आजकल लोग चर्चा तो टीवी के दुनिया में करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है भारत के राजनीति का कि बेटियों के पीड़ा भी धर्म के आधार पर ही आंके जाते हैं। आज मैं देख रहा हूं, कभी जुबान खुलती किसी की, कभी जुबान नहीं खुलती किसी की, क्योंकि उन दीदियों की पीड़ा नहीं होती, बल्कि उन दीदियों का धर्म देख करके लोग अपनी अपनी राजनीतिक बातें बोलते। आज जरूरत है कि आजीविका मिशन के द्वारा जो समूह की दीदियां हैं, उनके अंदर इतना आत्म निर्भरता आनी चाहिए, इतना साहस आनी चाहिए। पहली आत्मनिर्भरता आर्थिक आनी चाहिए। आर्थिक जब आता है तो आंतरिक निर्भरता भी आ जाता है, दूसरे पर निर्भर होने के आत्मनिर्भर बन जाती है। और ये कार्यक्रम भी आज जो हो रहा है, वो प्रधानमंत्री भारत में ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी अमृत महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के तहत ये आत्मनिर्भर दीदी की कल्पना करके ये कार्यक्रम 1 महीने चलाने का निर्णय लिया गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि मैंने कहा मिशन 1 लाख, दीदियों ने भी बताया जब वो समूह से जुड़ी कुछ पैसे आने लगा। पहले मैंने पिछली कहानी कहा कि एक दीदी ने अपने पति को अपनी कमाई से स्कॉर्पियो खरीद के दी। अगर हमने मिशन 1 लाख ली है, मैं तो कहता हूं, जब मैं राज्यों में जाता तो मैं कहता मैं सरकारी खजाने से लाखों महीने में पैसा लेता, सेक्रेटरी लेते, सीओ लेते, जिला लेवल पर लेते। ये 19 साल से ऊपर हो गए इस कार्यक्रम को चलाते हुए पूरे देश में, लेकिन किसी ने महिलाओं की ये पीड़ा नहीं समझा जो नरेंद्र मोदी ने समझा। ये 19 साल से विभिन्न नामों से चल रहा है। 2014 में जब मोदी जी आए तो केवल 2,35,00,000 महिलाएं पूरे देश में जुड़ी थी। आज लगभग 9 करोड़ महिलाएं, आप देखेंगे तो 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। ये मोदी पर एक भरोसा हुआ लोगों को, और उस समय बैंक से जो क्यूमुलेटिव 3 साल के लिए उनको मदद दिया गया था, वो केवल 80,000 करोड़, और वो भी केवल 250 जिले में उनके ऋण पर 3% की छूट दी जाती थी। अभी मोदी जी ने 2,35 करोड़ के बदले 9 करोड़ हो गए। 80,000 करोड़ के बदले बैंक लिंकेज लगभग 6.25 लाख करोड़ हो गए। 6.25 लाख करोड़ जो लिखते हैं वो कागज पर लिखिएगा तो इस कोने से उस कोने तक 6 इंची का वो अंक होगा। और सूद में छूट भी देने का काम पूरे देश में कर दिया। लेकिन मैं महिलाओं को भी धन्यवाद देता हूं, मैं दीदियों को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने मोदी जी ने अगर इनके लिए किया तो इन्होंने मोदी के ई गवर्नेंस, जो आज कई संस्थानों को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्या है?
जब 2014 में ये 80,000 करोड़ बैंक लिंकेज था तो 9.58% एनपीए था इनकी देनदारी का, लेकिन आज 2.1 है। यानी आज देश के अंदर में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एमएसएमई से भी कम हमारी दीदियों के ऊपर बैंक का एनपीए है। ये देश के लोगों को शिक्षा लेने की जरूरत है। यह छोटी बात नहीं है। केवल वही नहीं किया बल्कि दुनिया भर हमारी दीदियां, मैं तो कहता हूं, हमने तो आह्वान किया है 1 लाख रुपया साल का, लेकिन यहां हाथ उठाए जो 5 लाख रुपया साल में कमाना चाहती है दीदी। जो दीदी 5 लाख, जो दीदी 5 लाख, 5 लाख वही कमाएगी जो अभी 1 लाख कमा रही है। मेरे मन में तो ये है कि आने वाले दिन में जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत सरकार मोदी जी ने कहा है, ये 2024 तक मेरा लक्ष्य है 10 करोड़ महिला हम जुटेंगे 10 करोड़ घरों तक। 19.5 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है पूरे देश में। अगर हमने अभी लक्ष्य रखा है 10 करोड़ का, ये 10 करोड़ ये 5 लाख भी हो सकती है। मैं बिहार से आता हूं, अपने कंस्टिट्यूएंसी में मैं ये दीदियों को बुलाया, मैं खाद बनाने के लिए सिखा रहा था, ग्रीन फर्टिलाइजर। मैंने कहा खेती कौन कौन करती, तो 20-25 दीदियां थी, सबने कहा। हम कहे कितनी आमदनी होती, तो कही कितना होगा, 50-60 हजार रुपया बच जाता है 1 एकड़ में। हम कहे अगर 1 लाख हो जाए तब, तो कही बड़ा अच्छा। फिर हमने कहा 2 लाख हो जाए तब, तो कही और अच्छा। 3 कहा तो चेहरे पर मुस्कान आया, 4 कहा, 5 कहा, 6 कहा। जब कहते कहते मैंने कहा 10 लाख रुपया 1 एकड़ में आ जाए तो कैसा लगेगा, तो उसने कही कि आप हमसे मजाक तो कर रहे हैं। हमने कहा मजाक नहीं कर रहे हैं। जो नागेंद्र जी ने कहा अगर ठान लो तुम तो 1 एकड़ में तुम भी 10 लाख रुपया कमा सकती हो। मैंने विधा बताया, 1 एकड़ केले की खेती करती हो, उसे 3 पार्ट में बांटो, 1 पार्ट में अभी लगाओ, 2 पार्ट में सब्जी लगाओ, फिर 5 महीने बाद लगाओ, फिर सब्जी लगाओ। और गांधीनगर में एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है जो गांव के गरीबों के लिए, गांव के लिए काम करता है। मैं उनके यहां गया था, उन्होंने दिखाया कि एक केले में 10 परत होता है। जब केले के सूडो स्टेम को ले गए, उसको सुखा दो, 1 केले के गाछ में रोज 2 दीदी को काम मिलेगा। वो क्या बनाएगी, योगा मैट बनाएगी, वो क्या बनाएगी, खाने के टेबल के लिए, वो रखने के लिए बनाएगी, वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी नमाज पढ़ने के लिए मैट। और मैंने जुड़ा दिया और दिखाया कि लाइफ स्टाइल ने कहा है कि अगर मुझे आप थोक भाव में दें तो आपकी दीदियों को मैं 1 एकड़ में 10 लाख दे सकता हूं। फिर वो चुप हो गई। मेरे मन में है कि आप कृषि में जुड़ी हो, 60% पूरे देश में हमारी दीदियां कृषि एग्रीकल्चर एलाइड में जुड़ी हैं। क्या करती, अब पहले तो करती अपने पति के लिए, खेती में कुछ जरूरत होता पैसे का तो समूह से उठा लेती। मैं कहता हूं नहीं, आप
पति के खेत को टेक ओवर करें, नहीं तो उनके साथ जुड़े, तो मिलेट करें। मिलेट आज पूरे देश में मिलेट के बदले जो कर रहे हैं वैल्यू एडिशन करें। सब्जी हॉर्टिकल्चर उगाएं, फल सब्जी उगाएं, इसका वैल्यू एडिशन करें। और जानवर जरूर रखें, जो गाय भैंस पाल सकते हैं, जिनको जगह है वो गाय भैंस रखें, बकरी रखें, मुर्गी रखें, सुअर रखें, क्योंकि ये मार्केटिंग के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें जो दीदी जानवर पालती होंगी जरा हाथ उठाइए, तो जो दीदी जानवर पालती हैं, दिखाई पड़ रहा है बहुत सारे। बाजार की दिक्कत होती है, जोर से बोलो ना, नहीं यहां। हाँ, दूध बेचने में दिक्कत होती है? हाँ, नहीं होती। अब मैं उन दीदियों को गोबर से खाद बना के 3 रुपये किलो अपने ही गोबर की कीमत लगवा करके इस बार बेगूसराय में 300 टन खाद बनवाया। और अभी जिला जो समूह का जिला पदाधिकारी है, उससे मैंने कहा है वो 20,000 टन का पूरे जिले के लिए बनाई है। और मेरा लक्ष्य है कि ये पूरे देश में इसका जाए और रासायनिक खाद के बदले ग्रीन फर्टिलाइजर हमारी दीदी इसका अग्रदूत बने। ये कुछ भी कर सकती है। और जो नॉन फार्मिंग में है, जो कुछ हैंडीक्राफ्ट का बनाती हैं, जो अपने ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मसाले बना लेती। मैं लखनऊ में गया था, बाराबंकी की दीदियाँ थी, उन्होंने कहा कि मैं पहले धान की मिल लिया, आज मैं और काम कर रही हूँ, मसाले बना रही हूँ, अब मेरी आमदनी 5 लाख रुपया साल का है। मैं दीदियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर, हम ये नहीं कहते कि सॉफ्टवेयर का चिप्स आप बनाओ, लेकिन सॉफ्टवेयर के चिप्स बनाने वालों के लिए तुम वो सामान बनाओ जो दीदी का बनाया हुआ सामान खाए और अपने घर में यूज करे। मेरा मानना है कि मोदी जी के सपनों को हम साकार, जिस दिन सामाजिक हमारा सम्मान हो जाएगा, जिस दिन हम आर्थिक स्वावलंबित हो जाएंगे, जिस दिन हम हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगेंगे, जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में उन्होंने कहा न कि दीदी से कैसे डरते हैं पुरुष जो दारू पी करके आते थे। आज ये माहौल हम क्रिएट करेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, हम डरते हैं इसलिए कि समाज क्या कहेगा। लेकिन जिस दिन हम डरना छोड़ दें, समाज क्या कहेगा ये नहीं, समाज को बताएंगे हमें न्याय चाहिए, उस दिन ये हिंसा बंद हो जाएगी, जिस दिन हम ये संकल्प ले लेंगे। मेरी दीदी, मैं विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1 महीने का आपने रखा है ये अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान, नारी चेतना जागरूकता अभियान को बराबर आपने चलाने का कार्यक्रम भी रखा है। इसे चलाने का काम करें। इसके साथ साथ जब पैसे होंगे, आर्थिक समृद्धि होगी, तो स्वाभाविक है कि ये जो लैंगिक हिंसा है, जो सामाजिक कोड है, ये भी कम होगा। और मैं समझता हूँ कि दीदियों के अंदर भी एक संकल्प लेने की जरूरत है,
जो हमारी दीदी ने कहा कि कंडक्टर को 4 चमत्ता मारे, आप भी तैयार हो जाएं 4 चमत्ता लगाने के लिए। जिस दिन आप 4 चमत्ता लगाने के लिए संकल्पित हो गए, उस दिन आपके आगे सारी समाज के वो अपराधी झुके बौने दिखेंगे, छोटे दिखेंगे। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और नरेंद्र मोदी के सपनों को जो संकल्प लेकर के हम लोग पूरा करने के लिए कि पहले आर्थिक संपन्नता जिस दिन हमारी दीदियों के अंदर आएगी, उसी दिन उसके अंदर लड़ने की भी ताकत आएगी। जिस दिन लड़ने की ताकत आ जाएगी, उस दिन सामने वाला उससे दूर भागने भी लगेगा। अगर ये हम करना शुरू कर दें तो हमारा समाधान होगा। हम दोनों पर लेके चलें, आर्थिक पहलू को भी लेके चलें, सामाजिक हिंसा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ें। आर्थिक पहलू, आर्थिक उन्नति और सामाजिक हिंसा के खिलाफ लड़ाई, यही 2 मेरा धुरी है। इन दोनों धुरी को अगर हम एक साथ लेके चलेंगे तो हमने जो संकल्प लिया है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आजीविका जो हमारी दीदी हैं, इनका एक योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।